नमस्ते, मैं शरद चंद्र राय पुनः आप लोगों को अपने YouTube चैनल शरद राय एजुकेशनल पॉइंट पे हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में या आज के लेसन में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम और रूल रेगुलेशन जो भी है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो दोस्तों, कोई भी टेंस की पहचान क्या होती है? कंटिन्यूअस टेंस के पहचान क्या होती है? उसकी पहचान ये होती है कि जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया में था थी थे से पहले रहा रही रहे लगे हों, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। दोस्तों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान पार्ट, ये भी बहुत ही टेंसेज में बहुत ही आसान पार्ट होता है। जहां भी कंटिन्यूअस आया हो तो वहां समझ लीजिए कि आई उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा करके और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे अगर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो क्या लगाया जाता है? इज एम आर लगाया जाता है। पास्ट है तो वाज वेयर लगाया जाता है। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं कि इसकी क्रिया में कंटिन्यूअस टेंसेस की मुख्य क्रिया में आईएनजी जरूर लगाते हैं। उनकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में था थी थे से पहले रहा रही रहे लगे हों, या जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया में था थी थे से पहले रहा रही रहे लगे हों, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इनके बनाने के नियम क्या होते हैं? दोस्तों, किसी भी टेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए एक सीक्वेंस को अगर जो याद कर लिया जाए तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और जो सेंटेंस होते हैं वो मेन रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है एक सकारात्मक वाक्य होता है, दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य होता है, और एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 प्रकार के हैं, उनको 2 हिसाब से बांट दिया जाए। एक तो जिसमें जिन प्रश्नों का उत्तर केवल हाँ और ना में दिया जा सकता है, और एक WH फैमिली के जो WH फैमिली वर्ड वाले होते हैं। तो इनका हम क्रम से बारी से हम क्या कर रहे हैं कि आगे वाली वीडियो में हम इसके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ हम चल रहे हैं सकारात्मक वाक्यों को अनुवाद करने के लिए। तो दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया में था थी थे से पहले रहा रही रहे लगे हों, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों की मुख्य क्रिया में था थी थे से पहले रहा रही रहे लगे हों, वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इनके बनाने के नियम, दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि हर एक सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस है उसको एक सीक्वेंस में रख दीजिए। जिस दिन ये रखना आप लोग सीख जाएंगे तो टेंस बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। हम एसर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव सेंटेंस, या हिंदी में उसको सकारात्मक वाक्य, अर्थात वो वाक्य जिसमें ना तो कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा हो और ना ही उस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो, सामान्य सी भाषा में हाँ हो रहा है। जैसे मैं बागीचे में टहल, तो ऐसे में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज या वर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से वर की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। चौथे स्थान पर ऑब्जेक्ट रखते हैं। पहले स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरे स्थान पे सहायक क्रिया वाज और वेयर, और तीसरे स्थान पे वर की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चौथे स्थान पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बता चुका हूं। सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया में वर या वेयर, इसको WERE को वर भी बोलते हैं, वेयर भी बोलते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपका पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अपने बागीचे में टहल रहा था, तो आई वाज वॉकिंग इन माई गार्डन। आई क्या है? मैं अपने बागीचे में टहल रहा था। इसमें कर्ता कौन सा है?
मैं, ठीक। और उसके बाद से क्या होता है, सहायक क्रिया। चूंकि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, इसलिए यहां वाज का प्रयोग किया जाएगा। तो आई वाज। अब उसके बाद से तीसरे स्थान पर क्या आता है, वर्ब या ing फॉर्म। आई वाज वॉकिंग इन माई गार्डन, मैं अपने बागीचे में टहल रहा था। आई वाज वॉकिंग इन माई गार्डन। आई सब्जेक्ट है, वाज सहायक क्रिया है जो दूसरे स्थान पर रखी जाएगी। तीसरे स्थान पर क्रिया की ing फॉर्म, क्रिया इसमें है वॉक, टहलना, हाँ, और इन माई गार्डन ये ऑब्जेक्ट के पार्ट आते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सोहन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ सोहन जो है सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें भी वाज का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद से इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाना, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, टीच। उसकी ing फॉर्म क्या होगा, टीचिंग। और उसके बाद से यू ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश, यू इंग्लिश। हाँ, तो सोहन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो सोहन वाज टीचिंग यू इंग्लिश। उसके बाद से वे लोग गाना गा रहे थे, दे वेयर सिंगिंग सॉन्ग। दे सब्जेक्ट और गाना, एक गाना जो होगा वो वर्ब का है पार्ट, और एक गाना ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो अब चूंकि दे जो है प्लूरल नंबर है, तो इसलिए वेयर का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो सब्जेक्ट सबसे पहले दे, उसके बाद से वर्ब, सिंगिंग सॉन्ग। शीला नाच रही थी, शीला वाज डांसिंग। दोस्तों ये मैं बहुत आसान, क्योंकि आसान शब्दों का, आसान वाक्यों का ही ट्रांसलेशन बता रहा हूं, क्योंकि ये अभी प्रारंभिक दौर है। अब जैसे इसी को कुछ लंबा बनाना रहेगा, उसी में आगे जोड़ते चले जाएंगे। जैसे शीला कमरे में नाच रही थी, तो शीला वाज डांसिंग इन द रूम हो जाएगा, ठीक। तुम टीवी देख रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, देखना जो होगा वो मुख्य क्रिया है, और टीवी जो है ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे यू, उसके बाद से सहायक क्रिया वेयर, और देखने का अंग्रेजी होती है वाच, इसमें ing लगा दिया जाएगा वाचिंग, और ऑब्जेक्ट है टीवी। तो यू वेयर वाचिंग टीवी। हमारा ख्याल है कि इसको आप लोग समझ गए होंगे, और इसकी एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अब चल रहे हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के। दोस्तों अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने चल रहे हैं। उसका रूल क्या होता है दोस्तों, एकदम असर्टिव सेंटेंस के ही जैसे इसका भी रूल होता है। पहचान की कोई बात नहीं, जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि धातु थे पहले रहा रही रहे लगे होते हैं, वही इसमें भी रहते हैं। अंतर इतना रहता है जिसमें जिन वाक्यों में नहीं शब्द आगे रहता है, उनके वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए केवल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग कर लेंगे, बाकी रूल वैसे ही रहेगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद से वाज और वेयर रखते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कहाँ वाज रखते हैं, कहाँ वेयर रखते हैं। उसके बाद से नॉट रखते हैं, उसके बाद से वर्ब की ing फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो मेन रूप से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोग इसको समझ लीजिए। जैसे मैं अपने बागीचे में नहीं टहल रहा था, इसमें मैं सब्जेक्ट रखिए पहले स्थान पे आई, उसके बाद से सहायक क्रिया वाज, उसके बाद से नॉट का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद से क्रिया की ing फॉर्म का प्रयोग कीजिए, उसके बाद से कर्म रख दीजिए, ठीक। दूसरे से देख ले रहे हैं कि सोहन अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, सोहन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसमें सोहन जो है सब्जेक्ट है, मतलब करता है, तो सोहन, उसके बाद से वाज सहायक क्रिया, उसके बाद से
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग। हाँ, तो सोहन वाज नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, तीसरे स्थान पे वे लोग गाना नहीं गा रहे थे, तो दे के साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। दे वर, उसके बाद से नॉट आएगा ही, क्योंकि उसके बाद से मुख्य क्रिया आ रही है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से सहायक क्रिया, उसके बाद से नॉट, उसके बाद से मुख्य क्रिया क्या है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो दे वेयर नॉट सिंगिंग सॉन्ग। चौथे स्थान पे शीला नहीं नाच रही थी। ठीक, तो शीला वाज नॉट डांसिंग। तुम टीवी नहीं देख रहे थे, यू वेयर नॉट वॉचिंग टीवी। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में अध्ययन करने। हाँ दोस्तों, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम नियम सीखने चल रहे हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है कि जैसे क्या मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये साधारण वाक्य है। क्या मैं खेल रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो वैसे होते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका यस या नो में हाँ ना में जवाब दिया जा सकता है। जैसे क्या मैं अपने बागीचे में टहल रहा था, तो इसको यस नो में जवाब दिया जा सकता है, हाँ या तो टहल रहा था या तो नहीं टहल रहा था। और दूसरा होंगे मैं अपने बागीचे में कब टहल रहा था, तो ये इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। तो हम सबसे पहले ऐसे जिसमें यस नो में जवाब दिया जा सकता है वैसे वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के नियम चल रहे हैं सीखने के लिए। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सबसे पहले वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर अगर जरूरत रहती है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, क्या मैं अपने बागीचे में टहल रहा था, तो अब इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले वाज और उसके बाद से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई है, उसके बाद से क्रिया क्या है, टहलना, टहलने की अंग्रेजी वॉक होती है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट का पार्ट आ जाता है, तो इन माय गार्डन। तो पूरा सेंटेंस हुआ क्या मैं अपने बागीचे में टहल रहा था, तो वाज आई वॉकिंग इन माय गार्डन। ठीक, क्या सोहन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज सोहन टीचिंग यू इंग्लिश। क्यों, क्योंकि वाज सोहन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए वाज का प्रयोग किया जाएगा, और उसके बाद से सोहन, और उसके बाद से क्रिया की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, तो क्या सोहन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वाज सोहन टीचिंग यू इंग्लिश। क्या वे लोग गाना गा रहे थे, तो अब वे प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया जाएगा, वर दे सिंगिंग सॉन्ग। और क्या शीला नाच रही थी, वाज शीला डांसिंग। क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो वेयर यू वॉचिंग टीवी। अब दोस्तों यही अगर हो जाए कि नहीं शब्द आ जाए इसी सेंटेंस में, हैं, उसको लिए अलग से लिखने की हम जरूरत नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग समझें कि जैसे क्या मैं अपने बागीचे में नहीं टहल रहा था, नहीं टहल रहा था। अब दोस्तों इसमें क्या हो जाता है, वहां ये तीसरे स्थान पे मतलब सब्जेक्ट और क्रिया की आईएनजी फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या मैं अपने बागीचे में नहीं टहल रहा था, वाज आई नॉट वॉकिंग इन माई गार्डन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद से दूसरा, क्या सोहन तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, वाज सोहन नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, क्या वे गाना नहीं गा रहे थे, वेयर दे नॉट सिंगिंग सॉन्ग। ओके, क्या शीला नहीं नाच रही थी, वाज शीला नॉट डांसिंग। क्या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, वेयर यू, क्या तुम टीवी
नहीं देख रहे थे। वेयर यू नॉट वॉचिंग टीवी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऐसे वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, उसको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। फिर अब चल रहे हैं कि अगर जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जो WH फैमिली के हाँ दोस्तों, अब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के ऐसे सेंटेंस जो WH फैमिली से संबंध रखते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में आया हो, ऐसे की ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से दोस्तों। उसमें और कुछ नहीं, सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी रख देते हैं और बाकी वो जो रहा क्या नाम है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल रेगुलेशन उसी के हिसाब से चलते हैं। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी रखते हैं, उसके बाद से वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद से तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट, फिर चौथे स्थान पर अगर जरूरत है कि नहीं शब्द नकारात्मक भी सेंटेंस हो, नकारात्मक भी शब्द हो सेंटेंस में, तो नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अंत में छठवें स्थान पे ऑब्जेक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ ये पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाता है। जैसे मैं अपने बागीचे में कब टहल रहा था। देखो दोस्तों, इसमें हाँ ना में जवाब नहीं दिया सकता है। मैं अपने बागीचे में कब टहल रहा था, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, उस शब्द की अंग्रेजी। उसमें एक कब शब्द है, तो कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद से वाज या वेयर, तो वाज का प्रयोग किया गया क्योंकि आई है, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या नाम है कि आई, और उसके बाद से क्रिया की ING फॉर्म, और उसके बाद से कर्म पूरा कार्य इन माई गार्डन। ओके, चूंकि इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए वहां नॉट का प्रयोग नहीं किया गया है। वे क्यों गाना गा रहे थे, तो अब यहां क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई रखेंगे। उसके बाद से जो सीक्वेंस है उसको रख देंगे वाई वेयर दे सिंगिंग सॉन्ग। तुम कहां टीवी देख रहे थे, तो यहां कहां की अंग्रेजी वेयर। ठीक, तो वेयर यू वाचिंग टीवी। दोस्तों अगर इसी में नहीं रहता तो क्या करते हम, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देते, या सब्जेक्ट और क्रिया की ING फॉर्म के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते। दोस्तों आशा करता हूं कि ये पूरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सभी प्रकार के वाक्यों का अब आप लोग अंग्रेजी में अनुवाद बना सकते हैं। अगर ये मेरा प्रयास अच्छा होगा, आपको समझाने में समझने में अच्छा लगा होगा, मैं अपने अच्छी तरह से अपने स्तर से समझाने का प्रयास किया हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के लिए अब इस पूरा लेसन क्लोज होता है। जय हिंद, जय।